नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डरो मत ने खत्म कर दिया है डर। डरो मत का नारा तो आपने खूब सुना होगा। हमने बाई अपने दाहिनी तरफ पोस्टर भी लगा रखी है, डरो मत, जिसमें राहुल गांधी दिख रहे हैं, बगल में मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं और संविधान के पितामह कह लीजिए बाबा साहब अम्बेडकर भी हैं। और नीचे एक और तस्वीर है एक नाथ शिंदे की। इन्होंने भी एनडीए के भीतर डंका बजा दिया है और डरो मत के नारे को एक तरह से बुलंद कर दिया है। एक नाथ शिंदे ने कहा है कि 400 पार की वजह से हमें नुकसान हुआ, जो हार का सामना करना पड़ा है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ एनडीए जो पिछड़ा, उसकी वजह 400 पार का नारा था। और ये बात बोलना कोई आसान काम नहीं है। बीजेपी के भीतर से किसी की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि वहां डरो मत का जादू अभी चलना बाकी है। लेकिन एनडीए में डरो मत का जादू चल पड़ा है। लोग कहने लगे हैं 400 पार की वजह से हमें नुकसान हुआ है। और सबसे पहले अलख जगाया है एनडीए के पार्टनर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे ने। इसके कारणों को भी हम खंगालेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कैडर बेस में तो मानो डरो मत ने खेल शुरू कर दिया है। जिसको देखो वही ये बता रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश में, कि भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी, नरेंद्र मोदी हारते हारते क्यों बचे, अयोध्या में कैसे बीजेपी हार गई, क्यों हार गई। अब खुल करके नेताओं ने भी कहना शुरू कर दिया है। और ये डरो मत जो था नारा, वास्तव में देश में डर का माहौल खत्म करने के लिए एक अचूक अस्त्र, अचूक शस्त्र साबित हुआ है। इस विषय पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं देश की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक मीनू जैन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने दर्शकों का भी अभिनंदन स्वागत करते हैं। और मीनू जी, सबसे बड़ा सवाल आज ये जो हमने पृष्ठभूमि रखी कि डरो मत के नारे ने पूरे माहौल को, फिजा को बदलना शुरू कर दिया है। इसके अलावा एक आध घटनाएं और हैं जिसकी चर्चा बहुत जरूरी है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आज चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली आंध्र प्रदेश में, और नीतीश कुमार उनके शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आए। और चर्चा पुरजोर है कि नीतीश कुमार का एनडीए के बीच में संवाद खत्म हो गया है। और जब संवाद खत्म होता है तो वो खतरे की घंटी होती है। याद कीजिए, जब एनडीए छोड़कर नीतीश कुमार इंडिया में आए थे, तब भी ऐसे ही संवाद खत्म हुआ था। और जब इंडिया से छोड़कर एनडीए में गए थे, तब भी उन्होंने एक संवाद तोड़ लिया था इंडिया के नेताओं से। यानी नीतीश कुमार का ये स्टाइल है कि जब वो संवाद खत्म करते हैं तो उसके बाद अगला कदम उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये शैली है। एक और बात जो कहनी बहुत जरूरी है वो है कि सौंदर्य राजन, पूर्व राज्यपाल, जो तमिलनाडु में जिन्होंने चुनाव लड़ा, तेलंगाना में पूर्व राज्यपाल थी, चुनाव हार गई, वो मंच पर जेपी नड्डा और अमित शाह के सामने से गुजर रही थी। और गुजरते हुए उन्हें लगा कि प्रणाम करते हुए जाना चाहिए, वो प्रणाम करती हुई जा रही थी। अमित शाह ने उन्हें बुलाया, वो नजदीक गई। उसके बाद जो अंदाज था, आवाज आ नहीं रही थी, लेकिन जो अंदाज था वो डांटने डपटने का अंदाज था। और एक पूर्व राज्यपाल को जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह भड़का रहे थे, डरा रहे थे, वो भी एक तरह से डरो मत के नारे को आह्वान कर रहे थे कि राहुल गांधी का डरो मत का नारा सौंदर्य राजन कब स्वीकार करती हैं, कब बोलती हैं। हालांकि वो बोल नहीं पाई, शायद मर्यादा के बंधन में बंधी हो, पूर्व राज्यपाल रही हैं, वो उस तरह से लंपट व्यवहार नहीं कर सकती थी जैसा लंपट व्यवहार उनको मिल रहा था। महिला भी है, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन बहुत बड़ी घटना इसको हम कह सकते हैं
कि कैसे एक महिला के साथ, एक पूर्व राज्यपाल के साथ एक देश का गृह मंत्री बदतमीजी कर रहा है, लिटरली बदतमीजी कर रहा है। तो ये घटनाएं हैं। इसके बरक्स हम आपके पास सीधे सवाल लेकर आते हैं कि डरो मत के नारे ने, राहुल गांधी की इस पहल ने देश की राजनीति को कितना इम्पैक्ट किया है, पॉजिटिवली किया है, और कैसे फिजा बदल रही है राजनीति की। जी मीनू जी जी, सबसे पहले तो मैं आपने तमिलनाडु की जो राज्यपाल, भूतपूर्व राज्यपाल को जिस तरीके से उन्होंने सार्वजनिक रूप से भरे मंच के ऊपर लताड़ा अमित शाह जी ने, वो केवल नमस्कार करके वहां से जा रही थी और उन्होंने इतनी बुरी तरह लताड़ा। मेरे हिसाब से ये तमिल राजनीति का एनटीआर मोमेंट है। प्रेम कुमार जी, आपको याद होगा इसी प्रकार से राजीव गांधी ने कुछ शायद उस वक्त ये हुआ था कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको हवाई अड्डे पे लेने आए थे और उन्होंने उनको कुछ डांट दिया था किसी बात के ऊपर। आंध्र प्रदेश का एनटीआर मोमेंट ये तमिलनाडु का ये एनटीआर मोमेंट ना बन जाए कहीं ये सौंदर्य राजन, क्योंकि मैं अभी इसकी एक और पृष्ठभूमि बता रही हूँ। उसमें डांट दिया था तो वो एनटीआर ने उसको तेलुगु अस्मिता का प्रश्न बनाया था और उसी के बिना पे उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी बनाई और कांग्रेस को उखाड़ फेंका आंध्र प्रदेश से। और वही तेलुगु देशम पार्टी है जो चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में, मतलब चौथी बार आज वही तेलुगु देशम पार्टी की सरकार वहां पे बनी है। तो ये जो तमिल सौंदर्य राजन जो भूतपूर्व राज्यपाल है और भाजपा की जो उम्मीदवार भी रही है इन चुनावों के अंदर, उसमें हारने के बाद, क्योंकि आपको मैंने आपके ही शो पे शायद कल भी बताया था कि भाजपा ने इन्होंने जो गठबंधन 21 जो इन्होंने अपना गठबंधन बनाया था, भाजपा ने अलायंस किया था, वो 21 सीटों पे किया था। तो 19 पे भाजपा के उम्मीदवार खड़े थे, उसमें 11 की जमानत जब्त हुई है। और इनके जो ब्लू आइड बॉय थे अन्नामलई, वो ये सोच रहे थे कि पता नहीं कौन सा मैजिशियन जादूगर ले आए हम, और ये तो हमारा 8-10 सीटें तो ऐसे ही उल्टे हाथ से हमें आ जाएंगी। तो अन्नामलई खुद तो हार ही गए, 11 की जमानत जब्त करवा दी, जमानत जब्त हो गई। तो तमिल सौंदर्य राजन जो थी, उन्होंने अन्नामलई की आलोचना की है इस बात के लिए कि उन्होंने गुंडों को भर लिया है पार्टी में और ये गुंडों की पार्टी बना दिया है भाजपा को, जो कि एक किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी में अंदरूनी आलोचना होती है। तो वो भी आपने जो कहा, तमिल सौंदर्य राजन भी डरो मत का ही पालन कर रही थी हारने के बाद। उन्होंने भी अन्नामलई को ललकारा था। प्रोबेबली हो सकता है उसी चीज के लिए अमित शाह ने वहां उनको फटकारा, लताड़ लगाई इतनी बुरी तरीके से। अगर इसी बात के लिए लताड़ लगाई है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये पार्टी के अंदरूनी मामले हैं, ये तो बंद कमरों की बातें होती हैं। वो स्टेज के ऊपर आप देखेंगे कि चारों तरफ से नेता बैठे हुए हैं और वो सब सुन रहे हैं, और वो तमिल सौंदर्य राजन वो हाथी जोड़े और गर्दन ही हिलाती वो रह गई। मेरा मानना ऐसा है कि इसके बाद वहां की जो तमिलनाडु में जो भाजपा की राजनीति है, उसमें कुछ नया डेवलपमेंट आज या कल में 2-4 दिन में देखने के लिए मिल सकता है। तो देखिए, वो तमिल सेंटिमेंट है, वो लोग नॉर्थ इंडिया की तरह बिछे नहीं जाते वहां पे अभी भी सभी पार्टियों के अंदर जो भी बात उनको कहनी है वो लोग बोलते हैं। लोकतांत्रिक जो एक सेंटिमेंट है वो वहां पे लोगों के बीच में मौजूद है, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। अब आपके आई डरो मत की बात, तो डरो मत की बात में तो ये राहुल गांधी के नारे का असर ऐसा हुआ कि भागवत जी भी फॉलो करने लगे। कल भागवत जी ने भी उनका भी डर निकल गया, जो बेचारे 10 साल से चुप बैठे थे, वो भागवत जी भी निडर हो गए राहुल गांधी से इंस्पिरेशन लेके। तो राहुल गांधी से इंस्पिरेशन लेके, जैसे आपने बताया, शिंदे भी हो गए। और एक और खबर आ रही है बंगाल से भी, जो साकेत गोखले जो उनके राज्यसभा मेंबर है, उन्होंने ट्वीट किया है कि टीएमसी से को छोड़ के जो 3 लोग भाजपा में गए थे और वहां से सांसद चुने गए, वो वापस टीएमसी में आने की तैयारी कर रहे हैं। तो वो भी डरो मत की तरफ आ रहे हैं। तो ये जो डरो मत कहीं कंटेजियस, संक्रामक ना हो जाए। पता चला कि ऐसे लोग निडर हो गए इससे इंस्पायर होके डरो मत से, कि देश की राजनीति का स्वरूप ही बदल गया। अभी
कौन कौन बदले, कौन कौन लीडर हो जाएगा राहुल गांधी से प्रेरणा लेके, अब ये देखने वाली बात होगी। और बड़े इंटरेस्टिंग दौर भी देश की राजनीति आ गई है। जी जी जी, आप निश्चित रूप से जो बात कह रही थी कि तमिलनाडु की सियासत में इसका फर्क पड़ सकता है। दूसरी अहम बात कर रही थी कि मोहन भागवत ने किस तरीके से डरो मत को अपनाया। उसमें ध्यान दीजिए मीनू जी कि मोहन भागवत ने राहुल गांधी के सारे शब्दों को भी स्वीकार कर लिया हूबहू। उन्होंने जो बातें कही हैं कि सेवक, जो हाँ सेवक कौन होता है, हाँ? जिसमें अहंकार ना हो वो सच्चा सेवक है। और राहुल गांधी अहंकार बता रहे हैं नरेंद्र मोदी को अहंकारी। इसी तरीके से जो जो बातें राहुल गांधी ने कही संविधान को लेकर के, दूसरी बात को लगभग को लेकर के, वो सारी बातें कही है आरएसएस प्रमुख ने। उनका मकसद जो हो, उसमें छिपी हुई राजनीति जो भी हो, लेकिन कम से कम डरो मत के नारे ने जो 1 साल से चुप था, डर करके ही तो चुप था, उसको भी बोलना पड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और हम ये देख रहे हैं कि अच्छा, ये बिहार का जो में जो दिख रहा है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, बहुत खुश नजर आ रहे थे। कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी को कि एनडीए की बैठक में जल्दी कीजिए। और हमने इस जल्दी कीजिए को हमने बहुत अपने आपसे बातचीत में बताया भी था कि ये जल्दी कीजिए उनके लिए नहीं है, ये अपोजिशन के लिए है। बोला जरूर गया वहां पर, लेकिन ये जल्दी के लिए अपोजिशन के लिए था, मगर अपोजिशन जल्दी नहीं कर पाया, वो उस तरीके से बातें नहीं हुई। लेकिन एक बात और है कि डरो मत का नारा, ये तो नरेंद्र मोदी जी को भी सीखना पड़ेगा राहुल गांधी से। आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उनकी जरूरत है, उनकी गरज है। अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक नहीं बुला सके। डरो मत नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक बुलाओ। जब एनडीए के नेता हैं आप, तो भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता भी हो सकते हैं। तो ये डर कैसा लेके जी रहे हैं आप बीजेपी का संसदीय दल का जो व्यक्ति नेता ना हो सका, वो एनडीए का नेता है, वो देश का प्रधानमंत्री है। तो ये डरो मत से आपको आना पड़ेगा, इस डरो मत की छाव में, और आपको दिलेरी दिखानी पड़ेगी। इस तरीके से चोरी छिपे प्रधानमंत्री बनने से देश का निर्भीक प्रधानमंत्री कैसे कहलाएंगे नरेंद्र मोदी? क्या कहेंगे आप मीनू जी? जी बिल्कुल नहीं, और इतना भी आप, और ये भी डरिए मत, एडमिट करिए कि मैंने क्या क्या गलतियां की। आप, क्या होता है कि आप क्यों, आप मांगिए ना माइनॉरिटी से क्षमा मांगिए कि बहुत अपशब्द मैंने आपको बोले चुनाव में। डरो मत मोदी जी, क्षमा मांगो, बड़े हो जाओगे। निडर बनोगे तो बड़े हो जाओगे, डरते रहोगे अपने ही उसमें तो आप बड़े नहीं बन सकते। आप नेहरू का मुकाबला कर ही नहीं सकते, तो बड़े नहीं बनोगे। डर निकाल दो मन से। आपने जो 400 पार के बाद आप जो अपनी मंशा जताई थी, संविधान को आप वास्तव में चाहते थे बदलना, आप एडमिट करिए, डरिए मत, बिल्कुल मत डरो। आप कहिए कि हाँ मेरी मंशा थी और मैं उसको वापस लेता हूँ। ऐसा आइंदा इस देश की राजनीति में कभी नहीं होगा और ना होने दिया जाएगा। इस देश के संविधान को नहीं बदला जाएगा। और मैं वास्तव में विभाजनकारी राजनीति कर रहा था। डरिए मत, एडमिट करिए कि मैंने मणिपुर के साथ न्याय नहीं किया। डरिए मत, कहिए कि मुझे जाना चाहिए था देश का प्रधानमंत्री होने के नाते। मुझे महिलाओं के वहां के साथ जो जाती हुई उसका मुझे मरहम लगाना चाहिए था और मुझे न्याय देना चाहिए, और आज देता हूं मैं न्याय। में आज डरिए मत, किस डर में है? तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे, आप बड़े ही हो जाएंगे इससे तो शायद, लेकिन इतनी उनकी हिम्मत नहीं है। देखिए, निडर होना एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। बहुत सारे जो अंदर फियर्स होते हैं उनके ऊपर विजय प्राप्त करनी होती है। अब जो शिंदे ने कहा है, इसकी कोई कम कीमत थोड़ी चुकाएंगे ये शिंदे जी। ये भी डर, इनका डर भी जब निकला जब इनको भी अभी अपनी कुर्सी खतरे में नजर आ रही है, क्योंकि विधानसभा में मुश्किल लग रहा है अब इनको। जो इनकी पार्टी को जिस तरीके से रिजेक्शन मिला है, भाई मिली है सीटें उतनी, लेकिन जिस वजह से ये वहां गए थे वो कुछ मिला नहीं।
और मोदी जी ने कुछ दिया नहीं, एक छोटी मोटी मिनिस्ट्री दे दी 7 सांसदों को वाले दल को। तो उससे इनका डर इस वजह से निकल गया, ये भी निडर हो गए, ये भी डरो मत के राह पे चल पड़े हैं। तो देखिए जो जो डरो मत की राह पे चलेगा वो अवश्य गेन करेगा, और राहुल ने गेन किया है। देखिए कम बात नहीं है राहुल गांधी, जो देखिए जो व्यक्ति सुरक्षा का बहुत बड़ा खतरा था, शारीरिक, आप बाकी तो चीजें जाने दीजिए, 4000 किलोमीटर एक तरफ और 6000 किलोमीटर एक तरफ, मतलब पूरे देश को मत डाला जिसने अपने कदमों से, वो व्यक्ति निडर ही तो था। अदरवाइज तो इतनी भीड़ में से कोई भी कुछ आगे कुछ भी कर सकता था। उसने जो भी आ गया, उन्होंने ये नहीं पूछा कौन हो तुम, कहां से आए हो, किस किस जात के हो, किस धर्म के हो, सबको गले लगाया, सबसे बात की, सब और कहते रहे, बार बार कहते रहे कि डरो मत बस। और वास्तव में नहीं डरे, निडर होके वो लगातार संघ के ऊपर हमला बोलते रहे लगातार। ही वाज द ओनली लीडर इस देश के विपक्ष में, जो एक अकेला नेता था जिसने चैलेंज किया था। आज उसका नतीजा देखिए, अयोध्या में हार गए। जो भागवत साहब बोले हैं, वो एक मेजर कारण उसमें ये भी है मंथन का कि यार अयोध्या कैसे हार गए भाई। अयोध्या तो इनका मॉन्यूमेंट था, इनका कि भाई अब राम राज्य का सबसे बड़ा प्रतीक चिन्ह था, राम का मंदिर बन गया था। तो पता आपने इतने ही मेहनत की, 30 साल तो आपने आंदोलन करके लगाया, और फिर उसमें इतना चंदा इकट्ठा किया, उसमें चंदे का धंधा भी किया आपने, उसके बाद जमीनों का भी धंधा हुआ उसमें, लेकिन मंदिर बन गया अंततः, और भव्य मंदिर बनाया है। लेकिन पब्लिक ने वोट नहीं दिया उसके बावजूद भी, इससे बड़ा रिजेक्शन और क्या होगा। तो फिर इससे भागवत जी का भी डर निकल गया कि भाई देखी जाएगी अब तो, जिसको कहते हैं ना कि वो अपना सिर जो है हथेली पे लेके चलने वाली बात। तो अब सब आ गए, अब देखते हैं कि कितने लोगों की आर्मी मोदी जी के सामने इकट्ठी हो जाती है जिनका की डर निकल जाएगा। और अब देखिए शुरुआत है ये शिंदे का ये बोलना, क्योंकि और शिंदे इस तरह की बोलने के लिए, इस तरह के जो वाक्य है उसके लिए नहीं जाने जाते, बड़े टिबिड किस्म के, मतलब बड़े बोलने के मामले में आक्रामक रवैये वाले व्यक्ति नहीं है वो। अगर बोल पड़े, मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं एक तरीके से, तो देखना पड़ेगा उसका क्या स्थिति होगी, क्या निकल के आएगा। अच्छा एक और खबर थी कि नीतीश कुमार के ना आने की वजह शायद एक ये भी है कि आरजेडी में शामिल हो गए कोई जेडीयू का नेता आज शाम। आपको कुछ इसके बारे में, कुछ नाम वाम के बारे में कुछ खबर है क्या? मेरे पास केवल इतनी खबर आई थी, बात पूरी नहीं हो पाई। मैं इस खबर के बारे में अपडेट लेकर ही बता पाऊंगा। जी 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 बिल्कुल, फिलहाल अपडेट नहीं है मेरे पास जी। तो इस बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि ये जो टर्नआउट पीछे जो दिखा है, जो बातें सामने आ रही हैं कि कई जगह अधिक वोट गिन लिए गए, कम वोट गिन लिए गए, इसको लेकर क्या हुआ, ये बहुत क्यूरियोसिटी है देश के साथ। हमने भी इसको ट्वीट भी किया और बहुत सारे 3 रिपोर्ट्स आई, टाइम्स ऑफ इंडिया में, क्विंट में, वायर में, अलग अलग रिपोर्ट्स आई है। तो इसको लेकर के जनता जानना चाहती है। दरअसल क्या है कि वकीलों ने इसकी तैयारी कर रखी है, एडीआर ने भी इसको अपने संज्ञान में लिया है, लेकिन चूंकि कोर्ट अभी ग्रीष्मकालीन अवकाश पर है तो इस वजह से हर चीज को टाला जा रहा है और उसको इस लेवल पर नहीं लिया जा रहा है कि एकदम सुना ही जाए। आप तो देखेंगे कि बच्चों ने भी जो नीट की परीक्षा दी है और जो बातें सामने आई हैं उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का रवैया वही है, छुट्टी मनाने में लगे हुए हैं। इसको मैंने रेगुलर बेंच में डालने के लिए कर दिया है, नोटिस करके छोड़ दिया है। जबकि उसमें आप जानते हैं एक बार जब ये हो जाए, छात्रों से बातचीत हो जाए, उसके बाद में उनको जगह मिल जाएगी, तो फिर उस मामले का पर संज्ञान लेके ही क्या होगा। फिर तो वो छात्र जो इंटरव्यू में सेलेक्ट हुआ है वो भी एक पार्टी बन जाएगा ना, तो छात्र बनाम छात्र लड़ाई लड़ाएंगे, ये यही चाहते हैं। तो इसलिए सरकार का जो रुख होता है उसी हिसाब से चीजें, आजकल बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं होनी चाहिए, वो हमें दिख रहा है, सबको, देश को दिख रहा है।
तो उसी तरीके से ये मामला भी है, हम सबकी चिंता है। वही चुनाव खत्म हो गए, अब जल्दी से इस पर कोई फैसला नहीं लीजिएगा, 5 साल बाद लीजिएगा तो मतलब क्या है। पिछली बार भी ये मामले थे, 2019 में भी कोई फैसला नहीं आया, लटका हुआ है अभी तक। तो उसी मामले से क्लब कर दीजिए। ये कौन सी परंपरा है कि हर चुनाव में जितना वोट पड़ता है उससे ज्यादा गिन लिया जाता है, उससे कम गिन लिया जाता है, कोई मतलब नहीं, कोई जवाब नहीं चुनाव आयोग का। ये एक गंभीर बात है जिस पर मैंने, चूंकि सवाल आए थे इसलिए मैंने टिप्पणी की, और हमारे बहुत सारे दर्शक बहुत सारी डिमांड भी रख रहे हैं, मैं कोशिश करता हूं कि उसको भी पूरा करूं। लेकिन एक बात और इसमें, अखिलेश यादव ने एक बात आज कही है कि उन्होंने उन सीटों के नाम बताए हैं उत्तर प्रदेश में जिसमें समाजवादी पार्टी को और इंडिया गठबंधन को हराया गया है। इसमें कांग्रेस की भी सीटें हैं और समाजवादी पार्टी की भी सीटें, जिसमें जैसे कांग्रेस की बांसगांव है जहां हराया गया माना जाता है, फर्रुखाबाद है समाजवादी पार्टी की, और भी बहुत सारी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। तो उन्होंने नाम लेके कहा है कि इस लड़ाई को हम नहीं छोड़ेंगे। आप जान रहे हैं कि रात में लाइट बंद करके काउंटिंग को प्रभावित करने की कोशिश की गई, उसके भी सबूत लेकर वो खड़े हैं। तो ये मुद्दा विपक्ष छोड़ने वाला नहीं है। और राहुल गांधी ने कहा भी है कि अब हमारी ताकत जो है बहुत ज्यादा हो गई है और संसद में अब हम हावी रहेंगे। तो अब डर के मारे देखिए संसद जल्दी बुलाया ही नहीं जा रहा है, 25-26 कर दिया गया। अब डरो मत वाला जो है ना, ये अपील, मतलब डरो मत जितना बोलेंगे और जो लोग डर रहे हैं वो भागेंगे, ये वाले हालात बन गए हैं। सरकार भाग रही है, राहुल गांधी कह रहे डरो मत, संसद का सदन बुलाओ, संसद का सत्र बुलाओ जल्दी से। भाई फ्लोर टेस्ट भी तो देना है, और फ्लोर टेस्ट आज की तारीख में लोग सवाल करते हैं सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी। सरकार तो फ्लोर टेस्ट में पास होगी तब तो चलेगी, और फ्लोर टेस्ट में पास होने की राह में रोड़े ही रोड़े हैं। एक नाथ शिंदे का बयान क्या है, 400 पार पर खुलेआम जो डरो मत बोले हैं, थोड़ा सा बीजेपी के लोग डरा के दिखाएं उनको, वो फ्लोर टेस्ट में समझा देंगे डरो मत। ये है जो 106 सांसद कांग्रेसी थे आज भाजपाई हैं, उनका मन भी तो डर रहा है, उनका डर निकल जाएगा, तब क्या होगा। तो फ्लोर टेस्ट क्या पास कर लेंगे। जो बाकी दल हैं, जैसे आजसू झारखंड में एक सांसद मंत्री नहीं बनाया, जैसे एकनाथ शिंदे के सांसद तो है ही, बिहार में भी बैठे हुए बहुत सारे लोग, ये लोग भी डरो मत का नारा दिखलाएंगे फ्लोर टेस्ट के दिन। तो ये डरो मत का जो नारा, जैसे जैसे इसका डर खत्म हो रहा है, लोग डरो मत को स्वीकार कर रहे हैं, फ्लोर टेस्ट मुश्किल होता जा रहा है आए दिन घट रही घटनाओं से। आप तमिलनाडु का अपमान कर रहे हैं, आप उड़ीसा का अपमान कर रहे हैं। आपको पता है उड़ीसा का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं, आज शपथ ग्रहण समारोह था, शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रगान के बाद उड़ीसा का भी गान चला, नरेंद्र मोदी जी बैठ गए, उड़ीसा का गान चलने लगा, तो उनको पता नहीं कि उड़ीसा का गान क्या होता है, और बैठ गए। जब सब लोगों ने उनको उठाया तब वो खड़े हुए। तो ये भी उड़ीसा का अपमान है कि उड़ीसा का जो राजकीय गान है उस गान के समय प्रधानमंत्री बैठ गए चेयर पर। आप तमिलनाडु में अमित शाह अपमान कर रहे हैं सौंदर्य राजन का, उड़ीसा की जनता का नरेंद्र मोदी जी अपमान कर रहे हैं। तो ये घटनाएं आम हो रही है, क्या ये अनायास हो रही है? ये इसलिए हो रही कि ये डरो मत का उल्टा ये डर रहे हैं, इनका अंदर का जो डर है इन विक्षिप्त कार्रवाइयों से, एक्शन से ये प्रकट हो रहा है। तो मीनू जी इसको थोड़ा सा एलोबरेट कीजिए हमारे दर्शकों के बीच। जी जी बिल्कुल। देखिए आज का दिन जो है उसमें दो राज्यों की अस्मिताएं जो है उनको इन्होंने आघात पहुंचाया है। उससे पता चलता है कि मोदी और शाह जो है ये दोनों इस देश की जो सांस्कृतिक विविधता है, जो क्षेत्रीय विविधताएं हैं, इसकी जो भाषाई विविधताएं हैं, उनका आदर नहीं करते हैं।
क्या मोदी जी को पता नहीं होगा कि उड़ीसा का गान भी गाया जाएगा? उसके बाद प्रोटोकॉल तो समझा दिया जाता है पहले ही, या अभी भी अक्सर डरते हैं प्रोटोकॉल समझाने से पहले, समझाने के लिए प्राइम मिनिस्टर को कि भाई पहले राष्ट्रगान गाया जाएगा, उसके बाद उड़ीसा का गान गाया जाएगा। मैं तो समझती हूँ जानबूझ के बैठे रहे हो कि हमारे नजर में ये सब चीजें नहीं चलेंगी, उड़ीसा उड़ीसा का गान, हमारे यहाँ केवल राष्ट्रगान चलेगा, क्योंकि वो सब चीज को एक चाहते हैं, एक राष्ट्र, एक विधान, एक निशान, एक संविधान, एक चुनाव, एक सा खाना, एक सा पहनना, सब कुछ एक होना चाहिए। तो उनकी नजर में ये इस तरह की क्षेत्रीय भाषाएं और ये इस तरह का जो क्षेत्रीय जो भी है, उसमें संस्कृति हो, पहनावा हो, खान पान हो, उनको कोई इज्जत नहीं है उसकी। वरना क्या वजह थी कि आप उड़ीसा के गान के पास ऊपर बैठ गए जब चल रहा है ज्ञान, और आप इवन वो तो बड़े शातिर है इस मामले में, देख लेते कि आजू बाजू के लोग कभी भी खड़े हुए हैं तो ही कुड हैव आस्क्ड कि भाई क्यों खड़े हो कम से कम, लेकिन उसमें भी वही अंदर उनको तो अहंकार इतना है कि मैं क्यों पूछूं किसी से। तो ये चीज हुई, और जो तमिलनाडु का जो ये हुआ है, आप भी देखिए, आप इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। ये जो भूतपूर्व राज्यपाल जो तमिलियन है तमिलनाडु की, कहाँ गया सेंगोल? इसका मतलब वो जो सेंगोल लाके आप तमिलनाडु का सम्मान कर रहे थे, वो जो आप तमिल संगम कर रहे थे बनारस में, और वो जो आपने जो सब तरफ ये कर रखा था कि बस मोदी जी का तो नाम बदलना बाकी है, कि कहीं मोदी जी अपना नाम नरेंद्र मोदी राजनाथन ना कर ले, कुछ ऐसा नाम ना कर ले मोदी जी, इतनी कसर बाकी रह गई थी। मोदी जी तो बिल्कुल तमिलनाडु के कम से कम 30-35 ट्रिप्स लगाए थे मोदी जी ने, चुनाव से पहले 6 महीने, चुनाव से लेके और चुनाव तक, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर, तो वो सब गायब हो गया। बता आपने क्या सोच के अपमान किया उस महिला का, जो कि एक बंद कमरे की बातें होती हैं, जो कि मेरा समझ में है। या हो सकता है एटिकेट सिखा रहे हो तमिल सौंदर्य राजन को कि जब दो आदमी बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोला करते, हो सकता है, क्योंकि वो है इस तरह के हॉटी हैं वो नेचर में, हो सकता है वो उसको उनको सिखा रहे हो तमिल सौंदर्य राजन को कि आइंदा मत बोलना इस तरह दो लोग जब बात कर रहे हैं। तो वो और वो बैठे भी, वेंकैया नायडू बैठे थे उनके बाजू में जिनसे वो बात कर रहे थे। तो ये जो तरीका है अपमान करने का, तो ये जो दोनों रात की बिताए, मैं तो कहती हूँ कि वहां ये इशू बनना चाहिए। और देखिए घटनाएं आज हुई हैं, उसको जज्ब करने में जो वहां की जनता है उसको जज्ब करने में समय तो लगेगा, रिएक्शन तो जरूर आएगा, कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर आएगा तमिलनाडु की तरफ से। मैं तो कहती हूँ स्टालिन को लेना चाहिए स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पार्टी को छोड़ दीजिए कि तमिल सौंदर्य राजन किस पार्टी की नेता है, कौन सी पार्टी से राज्यपाल रही है, या उन्होंने किस किस तरीके से परेशान, उसको छोड़ दीजिए, वो उनको तमिल अस्मिता की बात करनी चाहिए कि आपको यही मिली थी बेइज्जती करने के लिए, और इस तरीके से बेइज्जती, मतलब आप ये देखिए कि जिसको कहते हैं ना कि पूंछ सीधी नहीं होती एक जानवर की, तो वो मतलब कभी भी वो जो ओरिजिनल उनका नेचर है वो छोड़ नहीं सकते। अभी भी उनको किस बात का अपने बारे में ये घमंड है कि जो उनको अभी भी लगता है कि मैं एक भूतपूर्व राज्यपाल को इस तरीके से स्टेज पे रोक के और इतनी लताड़ पिला सकता हूँ। तो ये तो तमिल अस्मिता को उन्होंने आहत किया है। और देखिए, और इसीलिए कभी उनकी जो बीजेपी है तमिलनाडु में, उनकी क्यों नहीं जम पाए वो कभी भी, इस बार भी बुरी तरह मुंह की खा के आए हैं तमिलनाडु में। और जबकि इस बार इतना उन्होंने मतलब बेशुमार धन लुटाया गया वहां पे, इतना संसाधन लगाए गए, इतना मोदी जी ने पर्सनली उसके ऊपर अटेंशन दिया, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? 0। तो आप ऐसे, और ऊपर से आज आपने जो किया है, मुझे तो लगता है कि सफाया हो जाएगा बिल्कुल लोकल बॉडीज में भी, इनका तमिलनाडु में जो कुछ इनका थोड़ा बहुत लोकल बॉडीज में कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा था, तो वो भी आज खत्म हो जाएगा। और ये मुद्दा स्टालिन को जोर शोर से उठाना चाहिए कि इस तरीके से आप दक्षिण के भारत के जो हमारे नेता हैं या दक्षिण भारतीय जो लोग हैं, उनका आप इस तरीके से अपमान नहीं कर सकते स्टेज के ऊपर। लेट अस सी क्या होता है, मेरे हिसाब से मुद्दा बड़ा बनेगा ये। मैं वो विजुअल दिखाना चाहता हूँ जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। राष्ट्रगान के बाद जो उड़ीसा का गान हुआ उसको देखिए, आपको समझ में आएगी बात।
जिनको समझ में नहीं आया हो उनको हम एक बार फिर दिखाना चाहते हैं। तस्वीर में आपको साफ नजर आ रहा है कि राष्ट्रगान खत्म होता है, उसके तुरंत बाद ओडिशा का राजकीय गान शुरू होता है। नरेंद्र मोदी जी बैठ जाते हैं और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जी उनकी तरफ आश्चर्य की ओर से देख रहे होते हैं और उनकी पूरी बॉडी कुछ बोल रही होती है। इस बीच नवीन पटनायक आगे बढ़ जाते हैं, दूसरी तरफ से कुछ लोग दौड़कर आते हैं और उनको बोलने शुरू करते, तब तक इनको समझ में आ जाता है और फिर इशारा करते हैं सब लोग उठने का, वो उठ जाते हैं। तो ये जो दिखा प्रधानमंत्री, एक तो सारी बातें ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, किस चीज के किस घटना के बाद क्या होना है, कौन सा इवेंट होना है। राष्ट्रगान के साथ में उड़ीसा का राजकीय गान गाया जाएगा, ये बात भी नोटेड होती है, प्रधानमंत्री को पता होती है, मुख्यमंत्री जो शपथ ले रहे हैं उनको भी पता होता है, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट को तो सब पता होता है। इसके बावजूद उन्होंने ये जानबूझ के किया या अनजाने में किया, मैं इस लफड़े में नहीं पड़ता, लेकिन ये घटना घटी, सबके सामने घटी और आश्चर्यजनक ढंग से घटी। तो ये तस्वीर सबके सामने है। तो ये एक और चीज आज मीनू जी बहुत चर्चा में है, नसीरुद्दीन शाह ने एक बयान दिया था। जी। उस बयान में उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी वो जालीदार टोपी, जिसको मुस्लिम टोपी कहा जाता है, पहनकर दिखे, मेरी इच्छा है। और इस पर बहुत बवाल मचा हुआ है। जब मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी को अब कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वोट की उनको सख्त जरूरत है। और जब वोट की जरूरत होती है तो नरेंद्र मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, टोपी उतार भी सकते हैं, टोपी पहना भी सकते हैं, टोपी पहन भी सकते हैं। और आप देखेंगे, मैंने पहले भी कहा है कि जब उन्होंने कर्नाटक का चुनाव हारा तो हनुमान जी को भूल गए, जब उत्तर प्रदेश में करारी हार मिली तो श्री राम का नारा भूल गए और अब जय जगन्नाथ नारा लगा रहे हैं, लेकिन जय जगन्नाथ की धरती पर वहीं की संस्कृति का अपमान भी कर रहे हैं। तो ऐसे में उनका एक सहयोगी टीडीपी अपने प्रदेश में मुसलमानों के लिए विशेष रियायतों की घोषणा भी कर रहा है। तो उसको पहले नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी स्वीकार नहीं किया करती थी, लेकिन अब मजे से स्वीकार कर रही है, क्योंकि उनको केंद्र की सत्ता ऐसे ही व्यवहार से बची रह सकती है। तो ये बदलाव जो आ रहा है, तो मैंने कहा वो जय हनुमान ही भी बोलेंगे, जय श्री राम भी बोलेंगे और उनको जय मुसलमान भी बोलना पड़ेगा क्योंकि वोट आपको चाहिए और वोट के लिए आप सारा काम करते हैं। ये पूरे देश में दिख रहा है। खास करके महाराष्ट्र की राजनीति की चर्चा की जाए, जो निकट भविष्य में वहां चुनाव होने वाले हैं, वहां लोग अब डरो मत के नारे से इतना प्रभावित हैं कि एकनाथ शिंदे के दर्जनों विधायक वापस उद्धव ठाकरे के पास जाने के लिए संपर्क में हैं। अजित पवार के दर्जनों विधायक वापस शरद पवार की तरफ उनके खेमे में जाने के लिए बेचैन हैं। और ये घटनाएं घटकर रहेंगी, ये घटनाएं यूं ही नहीं हो रही हैं, क्योंकि चुनाव के समय सबको लग रहा है कि जीत तो उन्हीं की होगी जहां उद्धव ठाकरे होंगे, जहां शरद पवार होंगे, जहां कांग्रेस होगी। तो जब वहां जीत होगी तो एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ रहकर क्यों अपनी राजनीतिक करियर को डुबाना। तो जिस राजनीतिक मकसद से फायदे के लिए वो सरकार में शामिल होने के लिए आए थे, अब उन्हीं राजनीतिक मकसद से वो वापस अपने कुनबे में जाने के लिए आतुर हैं। तो ये डरो मत का ही एक समय है कि बीजेपी से के डर से बाहर हो रहे हैं, उनके साये से निकल रहे हैं,
एक नाथ शिंदे ने जब डरो मत का नारा एक तरह से बुलंद कर दिया, कहा 400 पार के कारण ऐसी हुई है हार, तो विधायकों पर भी इसका असर पड़ रहा है। और ये हम जो बार बार कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट आसान नहीं होगा, तो इन कारणों से भी आसान नहीं हो। पूरे देश में एक फिजा बन रही है, एक बज क्रिएट हो रहा है, डरो मत। और ये अगर एक तरह से आंदोलन का रूप ले लिया, आंदोलन का मतलब हमेशा सड़क पर नहीं होता है, दिलों में भी आंदोलन होते हैं, मन में भी आंदोलन होता है, और हमारा मन, आपका मन, सबका मन मिल करके भी एक आंदोलित हो जाता है। हम इस चीज को समझते हैं। तो ये अगर आंदोलन बन गया डरो मत, तो फिर इस सरकार को गिरते टाइम नहीं लगेगा। इसके लिए इंडिया गठबंधन को कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रयास ऑलरेडी ये वातावरण कर रहा है। ये देश का वातावरण ही तो है जिसने विपक्ष को इतना सम्मानजनक स्थान पर पहुंचा दिया और सत्ता पक्ष को इतना अपमानित किया। हालांकि सत्ता में है, लेकिन सत्ता से खिसकने और हटाने के पूरे अवसर और हालात मजबूत हो रहे हैं। क्या कहेंगे मीनू जी? जी देखिए, जो आपने फ्लोर टेस्ट की जो बात की, मेरे ख्याल से पहले 20 तारीख को डिक्लेयर किया था शायद इन्होंने, तो अभी आप बता रहे हैं कि 26 तारीख तक उसको सरका दिया है। तो देखिए, जिन कारणों से इन्होंने भाजपा संसदीय दल का नेता नहीं चुना गया, जिस डर की वजह से मोदी जी ने भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक बाकायदा बुला के और नेता का चुनाव नहीं करवाया, क्योंकि उनको खतरा था कि वहां बगावत होगी। वही डर है जो कि फ्लोर टेस्ट को आगे खिसका रहे हैं ये लोग, जो कि अदरवाइज तो डर क्या है, आपको 290 का आपका आंकड़ा है, आपको तो अगले ही दिन फ्लोर टेस्ट के लिए कॉल करना चाहिए था कि भाई ठीक है, हमारी सरकार ने ओथ ले लिया और आज हम कल ही करते हैं उसका। लेकिन इसी बीच में जो ये भागवत जी ने डरो मत आ गए ना, भागवत जी भी डरो मत हो गए, तो उससे मोदी जी घबरा गए। अब मोदी डर रहे हैं भागवत के डरो मत से कि ये डेफिनेटली ये कोई इनका षड्यंत्र चल रहा है अंदर, जो कि ये मुझे पहले तो फ्लोर उस पे संसदीय दल की बैठक में हराना चाहते थे, मुझे नहीं चुनना चाहते थे, और अब ये मुझे फ्लोर टेस्ट पे ये यहाँ पे कुछ ना कुछ खेला हो सकता है मेरे साथ। तो मोदी जी डरे हुए हैं और जो अदर्स है वो डरो मत की तरफ चले हुए हैं। तो ये लड़ाई डरे हुए मोदी जी और डरो मत वाले जो फॉलोअर्स हैं उनके बीच भी शुरू होने वाली है। और ये देखिए, ये जो महाराष्ट्र की आपने बात बताई, इस तरह का मंजर ये और जगह भी पेश आ सकता है जहां इन्होंने इस तरीके की तोड़फोड़ करके जो सरकारें बनाई है, और जो ये 106 कांग्रेसियों का जो बताया है, तो इनमें भी अगर डीआई संचार हो गया तो फिर तो मोदी जी कहीं के नहीं रहेंगे। जो इनका शिराजा है ना भाजपा का, ये 240 का, ये तो धड़म से ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा, ढह जाएगा, और पता नहीं किस किस की जबान खुल जाए यहाँ पे, क्योंकि अपमान इसमें बहुत लोगों का हुआ है। याद है आपको, नड्डा जी का हाथ पकड़ के पीछे खींच के अमित शाह ने उनको पीछे कर दिया था, वो चले जा रहे थे मोदी अमित शाह, और एक स्टेज के ऊपर बल्कि नड्डा पब्लिक को हाथ हिलाने लगे, तो उन्होंने उनको खींच के कहा कि तुम यहाँ बैठो, तुम्हारा काम नहीं है पब्लिक से हाथ हिलाना। तो हो सकता है नड्डा का भी डरो मत जाग जाए, वो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये एक तरीके का माहौल होता है कि देख के कि अरे वो जब शिंदे बोल सकता है तो हम भी तो बोल सकते हैं, हमें भी अपनी आवाज उठानी चाहिए। तो ये अगर ये चीज फैलना शुरू हो गई तो मोदी जी का तो जीना मुश्किल हो जाएगा और ये बातें निकलेंगी। देखिए क्या होता है कि सामने जब एक व्यक्ति इतना शक्तिशाली लोगों को नजर आ रहा था कि ये तो 400 पार जाएगा इस बार, और वो व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच गया कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पीछे चल रहा था 6000 मतों से शुरू के कई राउंड्स में, और बड़ी मुश्किल से बताया जा रहा है कि बड़ी मुश्किल से जीता है 1.5 लाख मतों से, और अपनी पार्टी को बहुमत नहीं दिला पाया। तो मेरे हिसाब से तो ये तो ऑटोमेटिकली डर पहले ही खत्म हो गया। देख लिया उन्होंने कि कितना मोदी जी एक अकेला कितनों पे भारी है। वो 272 पे भी भारी नहीं है एक अकेला, वो 240 तक पे ही सिमट गया है। तो जब अकेला इतना हल्का पड़ गया है वो एक अकेला, और जब वो मोदी का मुमकिन नहीं है, अब तो मोदी नामुमकिन है, और वो कहते थे ना आएगा तो मोदी ही, अब वो भी खत्म हो गया।
तो इतने सारे फैक्टर्स जो खतरे हैं निकल के, तो उससे डर निकलना तो स्वाभाविक है लोगों का। ये और जो शिंदे का डर निकला है, ये तो क्लासिक है एग्जाम्पल, कि इसको फॉलो करने वाले लोग इनकी पार्टी में बहुत हो सकता है शिवराज सिंह का भी डर निकल जाए, चौहान साहब का। अभी फ्लोर टेस्ट हुआ कहाँ है अभी? देखिए, आपने जिक्र किया कि नरेंद्र मोदी जी हारते हारते बचे हैं, तो उस बयान को जो उन्होंने कहा अफजल अंसारी ने, बहुत इम्पोर्टेंट बयान है। इसको हमने पहले अपने शो में दिखाया भी था, मुझे लगता है, जहाँ तक याद आ रहा है। मैं उस बयान को दिखलाता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी हारते हारते कैसे बचे, ये देखना बहुत जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण बयान है अफजल अंसारी का। और आज तो मैंने देखा कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी इस बयान को ट्वीट कर रहे हैं, जबकि ये एक दिन पहले का बयान है। इसको सुनना बहुत जरूरी है। मोदी का जादू खत्म हो चुका है। आप बताओ, मोदी जहां से चुनाव लड़े, बगल में चंदौली नहीं बचा, गाजीपुर नहीं बचा, मछली शहर नहीं बचा, 3 तरफ से बनारस घिरा हुआ है, तीनों सीट हार गए। और मीडिया हमारा कहता था कि मोदी जब लड़ते हैं तो उनकी हवा जो है पूरे पूर्वांचल में और उसके बाद बिहार में और बंगाल तक चली जाती है। लेकिन वो तो अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना। और नहीं, यकीन मानिए, मोदी जी भी चुनाव हार गए होते अगर इतना मजबूती से योगी आदित्यनाथ लगे। सर, आपका कहना है कि यूपी में मोदी की हार हुई है लेकिन योगी सफल नहीं। हमारा ये मानना है कि 33 सीट जो मिली है उसमें 30 सीट योगी आदित्यनाथ के प्रयासों, मेहनत और उनके चेहरे पर 30 सीट लौट के आ गई। 3 सीट होगी जो भारतीय जनता पार्टी, उनका समीकरण या मोदी जी के चेहरे पे आई होगी। आप सुन रहे थे अफजल अंसारी को, बहुत स्पष्ट शब्दों में। मीनू जी, आप ही व्याख्या कीजिए इस बयान का। जी हाँ, उन्होंने जो बताया कि मोदी के वहां लड़ने से पूर्वांचल की सीटें और आगे बिहार तक असर पड़ेगा। एक्चुअली तो मोदी जी 2014 में जब उन्होंने वाराणसी से लड़ने का फैसला किया, मतलब मुरली मनोहर जोशी को वहां से धक्का देके निकाला गया और वहां उस सीट को कहा गया कि मोदी जी लड़ेंगे। तो यही राजनीति थी कि एक तो काशी पवित्र शहर है हिंदुओं का, और दूसरे वहां से पूर्वांचल को प्रभावित करने की और बिहार को सीमा से लगते हुए बिहार को जो प्रभावित करने की राजनीति थी डेफिनेटली। और उसमें सफल भी हुए, उसमें पूरी तरह सफल रहे कि भाई उन्होंने 2014-2019 में जिस तरीके से स्वीप कर दिया था। लेकिन आज जो ये अफजल अंसारी ने जो नई बात कही है कि योगी जी की वजह से जीते हैं, तो ये एक और डरो मत है कि उन्होंने भी बता दिया, वो भी नहीं डरे, उन्होंने भी मोदी के बजाय योगी को श्रेय दे दिया है। जबकि ये जो अफजल अंसारी है, जरूरी नहीं था कि ये मोदी योगी को श्रेय देते, इसका कोई ऐसी कोई आवश्यकता भी नहीं थी। तो ये चीज जो हारे हैं नरेंद्र मोदी जी, मैं तो ये कहती हूँ प्रेम कुमार जी, अगर श्याम रंगीला का भी खड़ा हो जाता ना वहां से, जो कि उसको जबरन हटाया गया मैदान से, तो लोगों ने हल्के में ले रहे थे उस बात को, श्याम रंगीला की कॉमेडियन है। अरे ये कॉमेडियन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कॉमेडियन था, इतने वोट वो भी ले जाता जो हराने लायक। आप यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं इस वक्त जेलेंस्की, वो भी अपने जेलेंस्की राष्ट्रपति बनने से पहले कॉमेडियन ही थे, और देखिए कितने सालों से हमारा राष्ट्रपति है। तो कुछ नहीं है। और जो 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 श्याम रंगीला जो कॉमेडियन है, उसकी पॉलिटिकल होता है, उसका मोस्ट ऑफ द सटायर जो भी उसका व्यंग्य और या हास्य होता है, वो सारा पॉलिटिकल होता है। तो उसको राजनीति की भी समझ थी फॉर्चुनेटली। तो अगर श्याम रंगीला भी वहां से लड़ जाता तो भी मोदी जी हार जाते। बाकी तो रहने ही दीजिए आप, बाकी प्रियंका और उनकी बात तो अलग ही छोड़ दीजिए, वो तो ज्यादा बड़ा मामला हो जाता।
लेकिन श्याम रंगीला भी खड़ा हो जाता। और वहां से जिस तरीके से और भी बहुत सारे लोगों के नामांकन रद्द करवाए गए थे, याद होगा 28 या कुछ करीब नामांकन लोगों ने वहां से भरे थे, तो उनको डिस्करेज किया गया ताकि वोट बटे नहीं। तो उसी में से 1000, 2000, 10,000, 15,000 वोट बढ़ते कटते तो पता नहीं क्या हाल होता मोदी जी का। शायद जो जितवाया गया जिस भी तरीके से, वो भी बड़ा मुश्किल से जीत पाते। और अभी तो योगी जी बेचारे जितवा भी दिया है, लेकिन उनके भी तो कुर्सी पे तलवार लटकी हुई है, मोदी योगी जी के। योगी जी भी बेचारे, पता नहीं उनका डरोमत मोमेंट कब आएगा, वो क्षण कब आएगा डरोमत वाला, उनका भी आने वाला है जल्दी ही। अभी राहुल गांधी ने एक कंडोलेंस ट्वीट किया है, उसको मैं दिखाना चाहता हूँ, जरूर देखिए। हाँ, एक कंडोलेंस ट्वीट है, ये जो घटना घटी है कुवैत में, उसको लेकर के ये ट्वीट आई है। और इसको देखें। शॉक्ड एंड सडनली बाय द हॉरिफिक न्यूज ऑफ द डेथ ऑफ मोर देन 40 इंडियंस इन अ फायर इन कुवैत सिटी, माय डीपेस्ट कंडोलेंसेस गो आउट टू द ब्रेव फैमिली and I wish a speedy recovery to all those injured. The condition of our workers in the Middle East is a serious matter of concern. The Government of India, working alongside its counterparts, must prioritize the safety of our citizens and ensure dignified living standards. मैंने इस ट्वीट को इसलिए नहीं दिखाया कि कंडोलेंस है, कंडोलेंस तो पूरा देश मना ही रहा है, लेकिन इसमें जो बातें बताई गई हैं कि विदेश में जो भारतीय काम कर रहे हैं उनके साथ जो वर्किंग कंडीशंस हैं, उस पर एक आंतरिक सर्वेक्षण का वक्त है, उस पर एक कॉल लेने का वक्त है कि कैसे हमारे 40-40 मजदूर एक साथ जल करके मर जाते हैं, सबके सब हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। तो हम क्यों नहीं इससे सीख ले और पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो हमारे मजदूर बिखरे हुए हैं, उनको खराब वर्किंग कंडीशंस में काम करना पड़ता है, उसको लेकर के राहुल गांधी ने देश की सरकार को आगाह किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए हमने इस शो में इस कमेंट को शामिल किया है, इस कंडोलेंस ट्वीट को शामिल किया है। जी मीनू जी, आखिरी कमेंट इस शो को समाप्त करने के लिए। जी जी, देखिए, ये जो राहुल गांधी ने बताया है श्रमिकों के जो हालात के ऊपर जो उन्होंने चिंता जाहिर की है, तो मोदी जी तो बहुत ज्यादा गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, बड़े गले मिलते हैं वहाँ के सुल्तानों शेखों से, लेकिन वो क्या करके लाते हैं वहां से वो अपने जो कॉर्पोरेट मित्र हैं, जो उनके टेम्पो वाले मित्र हैं, वो जो टेम्पो वाले मित्र जो हैं, उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल करके लाते हैं। वो मुझे तो शायद ही कभी मोदी जी वहां जाते हैं तो मंदिर का उद्घाटन करने के लिए जाते हैं वहां, और उसको बड़ा उपलब्धि के तौर पे बताया जाता है। लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी मोदी जी ने वहां पे मजदूरों की जो दशा है उसके बारे में कभी कभी कोई बात आई हो या बात की हो उनके लिए। बताया जाता है कि जो लेबरर्स जो जाते हैं, एक एक कमरे के अंदर वहां 20-20 लेबरर्स रहते हैं अंदर। आप और वहां देखिए कि गल्फ कंट्रीज में टेम्परेचर कितना हाई है, 50 डिग्री के करीब टेम्परेचर रहता है वहाँ, बिल्कुल डेफिनेट, और रहेगा भी क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है। लेकिन क्या होता है कि जो मजदूर जाते हैं वो देश छोड़ने की वहां से जो पैसा कमाते हैं, विदेशी मुद्रा कमाते हैं, दिरहम या जो भी वो दिनार जो भी कमाते हैं, वो अपने देश को भेजते हैं। आपके जो खजाना है उसको एनरिच करते हैं, उसमें उनका योगदान है देश की इकोनॉमी में। तो उनको उनकी कंडीशंस का ध्यान रखना कर्तव्य है देश की सरकार का। लेकिन कर्तव्य जब याद आता है जब कोई जो कि हमारे पैसे वाले लोग फंस जाते हैं विदेशों में कहीं पे, कि फंस गए या मर गए किसी वजह से, तो सारा ध्यान जाता है कि भाई हाँ फलाने के ऊपर अटैक हो गया। जो कि संपन्न जो वर्ग है इस देश का, अगर उसके ऊपर विदेश में कोई विपत्ति आती है या इस तरह के दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो उस वक्त तो पूरा लवाजमा लग जाता है, विदेश मंत्री भेज दिए जाते हैं, मंत्रियों का पूरा टीम भेज दी जाती है वापस लाने के लिए। लेकिन मजदूरों को, क्योंकि मजदूर तो वो है कि डाई में डजन, मतलब मेरे बहुत
अभद्र भाषा बोले तो 1 रुपए में 12 मिलते हैं लोगों को। तो वो उनकी हैसियत है हमारे दिमागों में। वो मोदी जी के दिमाग में भी है। मोदी जी के दिमाग में श्रमिकों की या लेबर लॉ की इस तरह की चीजों की कोई हैसियत थोड़ी है उनकी। उन्होंने तो इस देश के लेबर लॉ जो है उन्हीं को ढीला ढाला बना दिया था। तो वो श्रमिकों के फेवर में नहीं है, और श्रमिकों के फेवर में होते तो वो लॉकडाउन के दौरान भी पिघल जाते श्रमिकों को सड़क पे चलता देख के भूखे प्यासे। किस तरीके से चिलचिलाती धूप पे 40-50 डिग्री टेम्परेचर था और लॉकडाउन चल रहा था, ना खाने की किसी को जगह पे थी, ना पानी था लोगों के लिए। लोग चलते चलते मर गए, पटरियों के ऊपर, रेल की पटरियों के ऊपर सो रहे थे, उछल के मर गए। मतलब किस किस तरह नहीं मरे। तो श्रमिक तो इस देश में कोई गिनती है ही नहीं, यही गिनती नहीं है तो विदेश में रह रहे श्रमिक की तो सुध कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। हाँ, जब याद होगा आपको कि अभी कतर में पिछले दिनों हुआ था कि कुछ सेलर्स को उन्होंने जासूसी के आरोप में मृत्यु दंड की सजा दी जा रही थी कतर में। तो उसके लिए पूरा विदेश मंत्री सहित सारा लवाजमा लग गया था और अल्टीमेटली उनकी सजा को माफ करवा लिया गया था। तो उनके लिए पूरी सरकार ने जोर लगाया था सेलर्स के लिए। ठीक है, लगाना चाहिए, सेलर्स भी इस देश के नागरिक हैं, उनके लिए भी लगाया जाना चाहिए। लेकिन जो श्रमिक हैं वो भी इस देश के नागरिक हैं, वो भी वहां से मुद्रा भेजते हैं अपने वापस देश के लिए, तो उनको भी कंसिडरेशन में लिया जाना चाहिए। तो ये लेकिन जो मोदी जी की जो विचारधारा है वो गरीबों के लिए की तरफ उनका झुकाव नहीं है। उनका झुकाव पैसे वालों की तरफ है, अमीर को और अमीर बनाने की तरफ है उनका झुकाव। तो गरीब की तरफ झुकाव होता तो शायद कंडीशंस में कुछ सुधार। अब समझ जाएं, अब चेत जाएं, और अब जब जाएं गल्फ कंट्री तो वहां पे थोड़ा बातचीत करके और उनकी दशा में सुधार करें। लेकिन होगा नहीं, क्योंकि गरीब की तो जान की कोई कीमत है नहीं, उसमें लेबर हो या कोई सड़क पे सोया हुआ, फुटपाथ पे सोया हुआ गरीब हो, कोई कीमत नहीं है। बिल्कुल, आज की चर्चा को हम यहीं विराम देना चाहते हैं। और हमने चर्चा देर से शुरू की थी, आपसे वादा तो 10:15 का ही था, लेकिन थोड़ा और एक्सीड कर गया और बातचीत में ध्यान भी नहीं रहता है और बह जाते हैं। और हमें लगता है कि हमने एक सार्थक चर्चा की है, एक बताने की कोशिश की है कि डरो मत का जो नारा है वास्तव में एक्शन में दिख रहा है और उसके असर दिखने लगे हैं। आने वाले समय में ये और भी दिखेगा और किसी के लिए भी डरना ज़रूरी नहीं है। निडर होकर के अपनी बात रखनी है, सवाल करने हैं, सवाल पूछने हैं और किस से पूछने हैं यह भी बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार ने शपथ ली है, लगातार 3 दिन से आतंकी घटनाएं जम्मू कश्मीर में हो रही हैं, लेकिन ये नहीं रोक रही हैं। लेकिन इस पर सरकार से सवाल पूछने के बजाय मीडिया सवाल पूछ रहा है फारूक अब्दुल्ला के बयान को लेकर के कि वो पाकिस्तान से बात करने की बात कर रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बहस कराए हुए है। तो ये आप आतंकी घटनाएं घट रही, इस पर हम अपनी सरकार से सवाल पूछेंगे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान करेंगे? हिंदुस्तान पाकिस्तान करना ये एक बड़ा मसला है। हिंदुस्तान पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इसमें 2 मत हमेशा रहे हैं। हमारी सरकारों ने भी अलग अलग रास्ते समय समय पर चुने हैं, अपने अपने ढंग से चुने हैं। तो ये चीजें हैं। कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बातचीत का रास्ता अपनाया, फिर लगा पीठ में छुरा घोंपा गया है, करगिल युद्ध थोपा गया है, तो वाजपेयी जी ने कहा कि आतंकवाद और संवाद साथ साथ नहीं चल सकते। फिर मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, उन्होंने वाजपेयी जी की नीति को आगे बढ़ाया, कभी पाकिस्तान की तरफ झांकने तक नहीं गए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की आई सरकार, उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण में बुलाया 2014 में, और उसके बाद में दोस्ती करने लगे। वहां जाके बिरयानी खा रहे थे। उसके बाद पाकिस्तान को बुला करके हिंदुस्तान में पठानकोट की आतंकी घटना की जांच करा रहे थे। आज भी आतंकी घटना पाकिस्तान के इशारे पर हो रही है, तब भी पाकिस्तान के इशारे पे हो रही थी। तब आप पाकिस्तान की ISI एजेंसी को बुला के जांच करवा रहे थे, और आज आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में लड़ाई होना चाहिए, जवाब देना चाहिए। तब क्यों नहीं जवाब दिया जब पठानकोट पे हमला हुआ? तो
कब क्या करना है इसको लेके आप जो बोलेंगे वही सही है। वाजपेयी जी बोले वो गलत हो गया, मनमोहन सिंह जी जो किए वो गलत हो गया, और जो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी उसके लिए एक तरफा बात हुई। एक नया विषय छिड़ गया, मैं बात करते करते ध्यान में आ गया तो मैंने सोचा कि उस पर एक टिप्पणी जरूरी बनती है। लेकिन आज की बातचीत को यहीं विराम देने का वक्त। आप सबका बहुत बहुत आभार मीनू जी, आप तमाम दर्शक और सबको शुभ रात्रि। मैं एक बात कहना चाह रही थी, देखिए डरो मत तो हम और आप भी निडर होके अपनी बात कहते रहे इस पूरे चुनावी दौर में भी और उससे पहले से भी, और हमने जनता को जागृत करने में सच्चाई दिखाई, सच्चाई बिल्कुल बिल्कुल बताई हमेशा। तो हम भी डरो मत के नारे से इंस्पायर्ड रहे, और आप भी, आपका तो एक वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ था जो आपने एक अमर उजाला के, वो भी डरो मत मोमेंट था आपका। हाँ, उसके परिणाम भी दिखते हैं। अब कोई अमर उजाला बुलाता है क्या हमें? हो गया, खत्म हो गई बात, उनके ऊपर में आ गया प्रेशर आ जाता है उनके ऊपर में। जी 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 ठीक, नमस्कार, धन्यवाद।